नमस्ते। 4 पीएम के देश की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अकेला ही संबोधित कर रहा हूं क्योंकि संजय जी और उनके दूसरे साथी जो देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है उसकी लाइव रिपोर्टिंग में और उसके उसके बारे में एक लाइव डिस्कशन में आंखों देखा हाल और विश्लेषण के साथ में आप सब लोगों को बड़े पैमाने पर 4 पीएम के जरिए मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अकेले ही कुछ बातें आपसे कहता हूं और कुछ ऐसी बातें जो कि मेरी निगाह में बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के भविष्य से गहरा ताल्लुक रखती हैं, हमारी चुनावी राजनीति से बहुत गहरा गहरा ताल्लुक रखती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण घूम रहा है। इस सर्वेक्षण के नीचे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, यानी गोपनीय। ये एक गोपनीय सर्वेक्षण है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था का नाम इस सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जिसने सेफोलॉजी यानी चुनाव शास्त्र की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। ये संस्था है एक्सिस माई इंडिया। प्रदीप गुप्ता जो हम हमारे मित्र हैं, जिनसे हमारी कभी कभी चर्चा भी होती है, टीवी चैनलों के ऊपर उनसे कभी मुलाकात भी होती है। प्रदीप गुप्ता इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं एक्सिस माई इंडिया के। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रदीप गुप्ता की ये संस्था ओपिनियन पोल नहीं करती है, ये एग्जिट पोल करती है और चीजों और जो एग्जिट पोल के आधार पर सीटों की भविष्यवाणी भी करती है। और आमतौर पर जिससे कहते हैं बुलसाई, आमतौर पर उनके अंदाजे सही निकलते हैं। इस मामले में प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। इसलिए ये जो सर्वेक्षण एक्सिस माई इंडिया के नाम से सोशल मीडिया पर घूम रहा है, ये केवल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके नाम के साथ एक्सिस इंडिया और प्रदीप गुप्ता का नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं ये बार बार कहूंगा कि उन्होंने इसे आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है। हो सकता है किसी मकसद के लिए इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया हो और जिसको भड़ास जैसी वेबसाइट ने कहा है कि ये डेटा लीक हो गया है। ये डेटा लीक हो गया और ये डेटा लीक उस उस वक्त और भी थोड़ा सा भरोसेमंद लगने लगता है जब हम मनी कंट्रोल नामक पत्रिका को दिए गए प्रदीप गुप्ता के एक साक्षात्कार को पढ़ते हैं। इस बातचीत में प्रदीप गुप्ता ने ये कहा है और जो उनका जो कथन है इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि इस चुनाव में 13 प्रमुख राज्य हैं जिनका नतीजा इस चुनाव की और भविष्य की लोकसभा की किस्मत बदल सकता है। ये 13 राज्य हैं महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा। इन 13 राज्यों में 257 सीटें हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 257 में से 238 सीटें जीती थी। यानी इन राज्यों में उसका जो स्ट्राइक रेट था, सीट जीतने की दर थी, वो 93% थी। अब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इन सभी 13 राज्यों में फिर से 93% की दर से इन राज्यों में सीटें जीतना है अगर उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना है। 400 की बात तो आप भूल जाइए, 370 की बात तो आप भूल जाइए। अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना है तो इन 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 93% का स्ट्राइक रेट निकालना है। प्रदीप गुप्ता का कहना यह है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने की संभावना नगण्य है। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने कथन में वो कहते हैं मनी कंट्रोल से, इन 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट बढ़ नहीं सकती। वो कुछ ना कुछ सीटें इन राज्यों में खो जरूर सकती है, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और असम और उत्तर पूर्व के 7 राज्य, इन्हें उत्तर पूर्व की 7 बहनें भी कहते हैं। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो 60% था। यानी इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कुछ आ, आ, सुधार कर सकती है अपने परिणाम में। यानी अगर वो इन 13 राज्यों से जहां उसका स्ट्राइक रेट 93% था, वहां कुछ सीटें खोती है तो इन राज्यों में वो कुछ सुधार कर सकती है। प्रश्न ये है कि क्या वो इन राज्यों में सुधार कर पाएगी। इन सब बातों के ऊपर हम लोग ये जो अनऑफिशियल, जो अनधिकृत और कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय सर्वेक्षण जो एक्सेस इंडिया के नाम से सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसकी रोशनी में हम प्रदीप गुप्ता जी की इन बातों के आधार पर एक आकलन पेश करेंगे। मैं एक बार फिर से स्पष्ट करता हूं, जिस सर्वेक्षण की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये प्रदीप गुप्ता और एक्सेस इंडिया ने आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसको डेटा लीक
डेटा लीक की संज्ञा दी जा रही है और भड़ास जैसी वेबसाइट ने इसको डेटा लीक की संज्ञा दी है। इसलिए मैं दर्शकों से इस सर्वे को साझा करना जरूरी समझता हूं। और इस सर्वे का जो सबसे पहले मैं इसका नतीजा बता देता हूं आपको, इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये है कि 2024 के चुनाव में देश एक त्रिशंकु लोकसभा की प्रतीक्षा कर रहा है। यानी ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, और न ही कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो सकता है। इस अनधिकृत और गोपनीय सर्वेक्षण के मुताबिक एनडीए को 44% वोट मिलने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिलने जा रहे हैं। अन्य के हिस्से में 13% वोट आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 44% वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को और 43% वोट कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को, यानी दोनों के बीच में सिर्फ 1% का फर्क दिखाया गया है। एनडीए इंडिया से आगे है, लेकिन सिर्फ 1% के लिहाज से। और ये 44% वोट इस अनधिकृत और गोपनीय सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 208 से 219 के बीच सीटें दे सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 208 से 219 के बीच सीटें दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो 35 से 38 सीटें जीत सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन के 43% वोट कांग्रेस को 115 से 123 के बीच में सीटें दे सकते हैं और इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल 120 से 128 सीटें जीत सकते हैं। अन्य के हिस्से में 45 से 55 सीटें आ सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है उसका किरदार और संरचना क्या है और इंडिया गठबंधन का किरदार और संरचना क्या है। एनडीए गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी हावी है, इसलिए ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इंडिया गठबंधन के ऊपर कांग्रेस और क्षेत्रीय शक्तियों की सीटें तकरीबन थोड़े बहुत हेरफेर के साथ में बराबर है। अब देखिए कि ये जो इस गोपनीय और अनधिकृत सर्वेक्षण में राज्यवार जो सीटों की गिनती दी गई है वो सीटों की गिनती किस प्रकार की है। सबसे पहले आइए आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। इसमें दिखाया गया है कि एनडीए इसमें 7 सीटें जीत सकता है और इंडिया गठबंधन इसमें 3 सीटें जीत सकता है और अन्य 15 सीटें जीत सकते हैं। अन्य का मतलब है वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, यानी जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जो कि 15 सीटें जीत सकते हैं। यानी कांग्रेस के हिस्से में जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है 3 सीटें आ सकती हैं और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस जो वहां पे सत्तारूढ़ दल है उसके हिस्से में 15 सीटें आ सकती हैं। एनडीए के पास 7 सीटें जा सकती हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं आएगी क्योंकि वहां पर एनडीए का नेतृत्व बीजेपी के हाथों में नहीं है। टीवी पर जो आंध्र प्रदेश का सर्वे होते समय आपको नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो दिखाई जाती है, इससे इस भ्रम में न रहिए कि वहां पर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व कर रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता एनडीए का नेतृत्व कर रही है। यानी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी 7 सीटें जीतेगी, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस 15 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं आएगी। अब आप आइए उत्तर पूर्व के सबसे बड़े प्रदेश के ऊपर, जो कि असम है। असम में 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में एनडीए 8 सीटें जीतती हुई दिखाई गई है। इन 8 सीटों में सारी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं और इंडिया गठबंधन 4 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है, जो सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। अब आइए बिहार में, जहां की राजनीति अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि उसके जो एनडीए का गठजोड़ है वो उसको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा है कि वो 2019 की तरीके से 40 में से 39 सीटें जीत लेंगे। तो बिहार में 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में ये सर्वेक्षण, एक बार फिर कहूंगा, गोपनीय और अनधिकृत सर्वेक्षण, ये गोपनीय और अनधिकृत सर्वेक्षण एनडीए को 21 सीटें दे रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिलते दिखाई गई हैं
और इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें से करीबन 13 सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे घटक दल हैं, वो बाकी सीटें जीतेंगे। यहाँ बिहार में पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने जीती हैं। ये पूरे आंकड़े बताते हैं कि एनडीए इस सर्वेक्षण के मुताबिक काफी बड़े नुकसान के अंदेशे से गुजर रहा है। अब आइए आप छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए को ये सर्वेक्षण 7 सीटें जीतता हुआ बताता है, जिसमें से सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर एनडीए की मुख्य पार्टी है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन एक सीट जीतता है, जो मुख्य तौर पर कांग्रेस की सीट होगी। गुजरात, जहां पर 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी सभी का सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई पड़ी थी, वहां 26 सीटें हैं और इन 26 सीटों में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, यानी सारी की सारी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस यहाँ पर केवल एक सीट जीत पा रही है। यानी एक सीट को भारतीय अगर जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीनेगी। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 3 सीटें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगर इंडिया गठबंधन ये सीट जीतता है तो वो ये सीट भारतीय जनता पार्टी से छीनेगा। इसी तरह आइए आप कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से 11 सीटें एनडीए जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 14 सीटें जीत रहा है और सारी की सारी सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं। केरल में 20 सीटें हैं और 20 की सारी सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठजोड़ जीतता हुआ दिखाया गया है। सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 सीटों में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, यानी कि कांग्रेस जीत रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटें, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रांत है। इन 48 सीटों में से 22 सीटें एनडीए को जीतते हुए दिखाया गया है। इसमें 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो 24 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। इसमें 6 सीटें कांग्रेस के गठबंधन में जा रही हैं। देखिए, जिस तरह बिहार में जो भाजपा के खिलाफ गठबंधन खड़ा हुआ है उसको हम लोग आमतौर पर इंडिया गठबंधन की बजाय महागठबंधन कहते हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को महायुति कहा जाता है और जो इंडिया गठबंधन है उसको महाविकास अघाड़ी के नाम से जानते हैं। ये बातें मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको दूसरी जगहों पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के नाम मिलेंगे। मणिपुर में 2 सीटें हैं और दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि कम से कम एक सीट ऐसी है जो कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से यहाँ पर छीनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब आप आइए उड़ीसा में, जहां पर चर्चा ये थी कि बीजू जनता दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो जाएगा, लेकिन ये समझौता नहीं हो पाया। उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं और ये 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक सीट जो है, एक सीट का सुधार कर रही है अपने खाते में, एक बढ़ा रही है और अदर्स 10 सीटें मिल रही, यानी बीजू जनता दल को यहाँ पर 10 सीटें प्राप्त हो रही हैं और कांग्रेस को केवल 2 सीटें प्राप्त हो रही हैं। पंजाब को छोड़ दीजिए, वहां पर मैं इसका इसलिए जिक्र नहीं करूंगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा कुछ जीतने के लिए है नहीं। राजस्थान महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में एनडीए 15 सीटें, ध्यान कीजिए 2014 में और 2019 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया था। राजस्थान में इस सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि एनडीए को 15 सीटें प्राप्त होंगी और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें प्राप्त होंगी, यानी जितनी सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस जीतेगी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के खाते से आएंगी। अब तमिलनाडु पे आइए। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 सीटों में इस गठजोड़ इस सर्वेक्षण के मुताबिक इंडिया गठबंधन 37 सीटें जीत रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन का मतलब है द्रमुक, और इसमें से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य के हिस्से में 2 सीटें जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को इसमें कोई सीटें प्राप्त होते नहीं दिख रही हैं। यहाँ 2 का मतलब
संभवतः ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, यानी स्वर्गीय जयललिता की पार्टी, स्वर्गीय जयललिता की पार्टी है। अब मैं आऊंगा पश्चिम बंगाल पर, जहां की ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती। इस बार उसे 14 सीटें ये सर्वेक्षण जीतता हुआ दिखा रहा है। ये सारी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएंगी और 28 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन का सीधा मतलब ये है तृणमूल कांग्रेस, और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को भी मिल रही है। ये 2 सीटें पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीटें जीती। अब आइए दिल्ली में। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की राजधानी है। दिल्ली में 7 सीटें हैं और दिल्ली में पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें जीतती रही है। लेकिन इस बार इस सर्वेक्षण के मुताबिक बाजी पलटी हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन, एनडीए यहां पर केवल 3 सीटें ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये तीनों बीजेपी के पास जाएंगी और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं। इसमें कांग्रेस 1 जीत रही है। इसका मतलब बाकी 3 सीटें इसमें आम आदमी पार्टी जीत रही है। इस सर्वेक्षण का जो महत्व है उसको समझने के लिए हमें इसके वोटिंग प्रतिशत पर भी, पार्टीवार वोटिंग प्रतिशत पर भी विचार करना चाहिए। इस वोटिंग प्रतिशत के अनुसार कांग्रेस को पूरे देश में 26% वोट मिलते हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिलते हुए दिखते हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 2.3% वोट मिलते हुए दिखते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को भी 2.3% वोट मिलते हुए दिखते हैं। सीपीआईएम को 1.5 प्रतिशत वोट मिलते हुए दिखते हैं। तृणमूल कांग्रेस को 6.9% यानी तकरीबन 7% के आसपास वोट मिलते हुए दिखते हैं। आम आदमी पार्टी को 1% से थोड़े कम 0.98% वोट मिलते हुए दिखते हैं। इससे बड़ी आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही इस सर्वेक्षण के मुताबिक बहुमत न प्राप्त कर पा रही हो अकेले अपने दम पर, लेकिन अभी भी वो उस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। वो सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये इस पर तय होगा कि बाकी दल जो एनडीए गठबंधन से बाहर के दल हैं, वो उसको किस हद तक उसका समर्थन कर पाते हैं। अब ये सब जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए, इन आंकड़ों को जरा इस रोशनी में रख के देखिए कि इन चुनावों के अंदर वोटरों के बीच में कितना अनमनापन है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वोट पड़ने के 1 दिन पहले भी आप उन क्षेत्रों में देख पाएंगे, आपको ऐसा एहसास होगा कि वोटर काफी सुस्ती के शिकार है। जो उत्साह 2014 में दिखाई पड़ता था या 2019 में दिखाई पड़ता था, वो उत्साह पूरी तरीके से गायब है। और इस वोटरों का जो अनमनापन है, जो उदासीनता है, उस उदासीनता को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप सी वोटर एबीपी के एक सर्वेक्षण के एक आंकड़े पर गौर करें। सी वोटर वालों ने अपने सैंपल के सदस्यों से पूछा कि आपकी जो समस्याएं हैं, वो कौन सी पार्टी है जो आपकी निगाह में इन समस्याओं को हल करने में सक्षम है। तो 32% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। 18% लोगों ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस हमारी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। लेकिन 46% लोगों ने कहा, ध्यान कीजिए, 46% यानी 50% से केवल 4 कम, 46% लोगों ने कहा कि कोई भी पार्टी हमारी समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है, हमें किसी पार्टी से उम्मीद नहीं। बाकी लोग वो थे जो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। आप नहीं पता वालों को भी इस 46% में जोड़ सकते हैं, तो ये आंकड़ा 50% से काफी आगे निकल जाता है। मैं ये आंकड़ा इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार चला रही है। अपने प्रभाव क्षेत्र के ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार हो, यानी केंद्र में भी वही सरकार हो, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो, ये उसका बड़ा एक नारा है, जिस नारे को बार बार हर मंच से लगाया जाता है। लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर भी, क्योंकि ये 50% से ज्यादा लोग हैं, इसमें जाहिर है कि बहुत सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में भी होंगे, वो नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याएं हल कर सकती है।
चाहे वो राज्य सरकार के जरिए हल होने वाली समस्याएं हों, चाहे वो केंद्र सरकार के जरिए हल होने वाली समस्याएं हों। आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की सरकार चलाई है। वो देश के 50% से ज्यादा मतदाताओं को अगर अगर सैंपल एक ऐसा चावल है जिसमें आप जो चुनावी हांडी पक रही है, उस चावल को उठा के आप देख सकते हैं कि पूरी हांडी की दशा क्या है। अगर उसका नुमाइंदा माने, अगर उसका प्रतिनिधि माने, तो आप समझ सकते हैं कि 50% से ज्यादा जनता ये नहीं मानती है कि पिछले 10 साल में चली सरकार ने उसे उसकी समस्याओं को, बुनियादी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। ये आंकड़े, चाहे वो सी वोटर के आंकड़े हों या वो एक्सिस माई इंडिया के नाम पर जो सोशल मीडिया पर चल रहा एक गोपनीय और अनधिकृत सर्वेक्षण है, उसके आंकड़े हों, ये सब आंकड़े मिला जुलाकर एक बात कहते हैं कि वोटरों की उदासीनता हमारे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संदेश नहीं है। सारी पार्टियों को, सारे राजनीतिक समीक्षकों को, सारे चुनाव शास्त्रियों को, सारे राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को और सचेत मतदाताओं को, सचेत नागरिकों को इस समस्या पर विचार करना चाहिए जो 2024 का ये चुनाव हमारे सामने पेश कर रहा है। क्या हम निराश और हताश मतदाताओं के साथ में अपने लोकतंत्र को प्रगति करता हुआ देख पाएंगे? धन्यवाद।